हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी जो है आर्सेनिकम आयोडियम। तो आर साइड भी हम इसको बोलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले इसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी की यूजेस को पढ़ेंगे, इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे और पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स को जानेंगे और इसकी मोडालिटीज़ को समझेंगे। तो ओवरव्यूज़ में फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि ये दो चीज़ों से मिलके बनी है, एक तो आर्सेनिकम से मिलके बनी है और आयोडियम से मिलके बनी है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपने इससे पहली वीडियो में बताया था, आर्सेनिकम में आपको 3 सिम्टम याद रखने ही रखने हैं। आर सल्फ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें 3 सिम्टम याद रखने ही रखने होते हैं। एक तो प्यास, ऊपर से बेचैनी और उसके साथ साथ जलन। तो ये 3 सिम्टम भी इसके अंदर पाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये 3 सिम्टम इसके अंदर भी याद रखने। और इस पूरी रेमेडी का जो पूरा स्पेयर ऑफ एक्शन है फ्रेंड्स, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है और उसके साथ साथ हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स पर है। तो ये 2 बातें भी हमें याद रखनी है फ्रेंड्स। अगर ये पॉइंट्स हमारे माइंड में रहेंगे ड्यूरिंग केस टेकिंग, तो हम पेशेंट को बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि ये आर साइड का पेशेंट है। तो फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, इसके बारे में हम इसके की यूजेस में पढ़ेंगे। तो चलिए की यूजेस के सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसमें बात की गई है फ्रेंड्स एस्थमा। तो फ्रेंड्स ये रेमेडी एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब चीज़ों में बहुत काम आती है, जिसमें गर्म चीज़ से आराम मिलता है और ठंडे से पेशेंट को एग्रावेशन होता है। उसके बाद बात की गई है दोस्तों हे फीवर। तो हे फीवर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोई भी सीजनल एलर्जी, यानी कि किसी डस्ट के थ्रू हुई एलर्जी, या मौसम में बदलाव हुआ है, या आपको ठंड लगी है, या सीज़न में बदलाव हुआ है, उसके कारण अगर आपको एलर्जी हो गई और उस एलर्जी के अंदर आपको छींके हैं, आँख से पानी, नाक से पानी, बुखार, ये सब सिम्टम मिले, तो उसी को दोस्तों हे फीवर बोलते हैं। और उसके बाद बात की गई है फ्रेंड्स इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का फ्लू है फ्रेंड्स, जो हमारे नोज़ पर, थ्रोट पर और हमारी लंग्स तक पे अफेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों में ये काम आती है। और अंत में बात की गई है दोस्तों हाइपर एक्टिविटी। तो हाइपर एक्टिविटी खासकर बच्चों के केस में इसमें देखने को मिलती है। हाइपर एक्टिविटी में फ्रेंड्स इसको अटेंशन डेफिशिएंसी डिजीज़ भी बोलते हैं। उसमें खासकर बच्चों के अंदर अटेंशन, यानी कि अटेंशन पावर जो होती है वो बहुत कम होती है। वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एकदम से ध्यान नहीं दे पाते। अगर देंगे भी तो थोड़ी देर में ही उनका ध्यान भटक जाएगा, फिर वो किसी काम में लग जाएंगे। मतलब आप अगर समझा भी रहे हैं तो थोड़ी देर में ही उनका ध्यान एकदम से हट जाता है। तो अटेंशन डेफिशिएंसी भी इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में हम रेमेडी प्रोफाइल में भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब रेमेडी प्रोफाइल की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि क्या पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स हैं, क्या मेंटल सिम्टम्स हैं और क्या पेशेंट के अंदर मोडालिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम आर साइड के रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। द रेमेडी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पीपल हु आर इरिटेबल एंड रेस्टलेस। तो उन बंदों के लिए रेमेडी ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानी जाती है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं और साथ में बेचैनी। तो बेचैनी तो इस पूरी रेमेडी में आपको देखने को मिलेगी, साथ में जलन देखने को मिलेगी, बट उसके साथ साथ एक इरिटेशन भी पेशेंट के अंदर है। आगे बात की गई है एक्साइटेबल एंड इम्पेशेंट, दे मे हैव सडन वॉयलेंट इम्पल्सेस। तो बहुत जल्दी वो पेशेंट बेचैन हो जाता है, जल्दबाजी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, उसको तुरंत अभी काम करना है जो करना है, यानी कि वो डिले बर्दाश्त नहीं करता है। देयर बॉडीज़ आर वार्म, उनकी बॉडी यानी कि उनका जो टेम्परेचर है वो गर्म प्रकार का है, उनकी बॉडी हमेशा वार्म रहती है। आगे बात की गई है द क्लासिकल सिम्टम पिक्चर ऑफ आर्स आयड इज़ ऑफ आइदर ग्रेट रेस्टलेसनेस और टोटल एग्जॉशन। तो फ्रेंड्स या तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बेचैनी देखने को मिलेगी या बिल्कुल टोटल एग्जॉशन हो जाएगा। वो एग्जॉशन कब होता है फ्रेंड्स? जब उसको इलनेस थोड़ा उसकी बॉडी पर ज़्यादा हावी हो जाए, यानी कि थोड़ा ज़्यादा बीमार वो पड़ जाए तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल क्षमता ही नहीं बचेगी कुछ करने की। पॉसिबली एसोसिएटेड विद क्रोनिक चेस्ट इन्फेक्शन एंड बर्निंग डिस्चार्ज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग से बात की थी कि चेस्ट इन्फेक्शन में अगर वो चेस्ट इन्फेक्शन क्रोनिक हो और उसके साथ साथ जलन वाला डिस्चार्ज होता हो, खासकर म्यूकस मेम्ब्रेन में से, यानी कि अगर उसको जुकाम हुआ है मान लीजिए और जुकाम में बिल्कुल पानी की तरह जुकाम उसके नाक से बहेगा, यानी कि वाटरी डिस्चार्ज होगा। और वो डिस्चार्ज कैसा होगा? जलन पैदा करने वाला, यानी कि जहाँ पर वो पानी लगेगा उसका उस एरिया में जलन पैदा हो जाएगी। आगे बात की गई है देयर मे बी अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी एंड रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो पेशेंट के अंदर हिस्ट्री रहती है एलर्जी की
और उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी कंडीशन की हिस्ट्री तो उसके अंदर रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि इस रेमेडी का पूरा स्पेयर ऑफ एक्शन ही हमारी रेस्पिरेटरी कंडीशंस पर है और हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स पर है। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है, आर्सोइड इज़ मोस्ट ऑफ्टन यूज फॉर hay fever or influenza that are accompanied by the classical burning discharge, soreness of the mucous membrane and frequent sneezing। तो hay fever के लिए काम आती है और इन्फ्लुएंजा के लिए काम आती है। और उसमें क्या कंडीशन है, उसमें जलन वाला डिस्चार्ज होगा, उसके साथ साथ कंटिन्यूस स्नीजिंग होगी, यानी कि छींकें बार बार आएंगी पेशेंट को, और उसके जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनमें दुखन पैदा हो जाएगी, सोरनेस रहेगी उनके अंदर। देयर मे बी लूज शॉर्ट and hacking cough or a burning sore throat associated with inflammation। तो खांसी कैसी रहेगी फ्रेंड्स उसकी, शॉर्ट लूज, ऐसे लगेगा बलगम बाहर आ जाएगा, बट बलगम बाहर नहीं आता है, मुश्किल से आता है, और बहुत ही शॉर्ट यानी कि लगातार बहुत लंबी खांसी नहीं रहेगी, छोटी छोटी खांसी रहेगी और बार बार रहेगी। और उसके साथ साथ गले में वो पेशेंट दुखन भी बताएगा और जलन भी बताएगा, उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। आगे बात की गई है फ्रेंड्स, द रेमेडी में ऑल्सो बी गिवन फॉर एस्थमा एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद रैपिड ब्रीदिंग एंड दैट ग्रेजुअली बिकम वीजी। तो एस्थमा के लिए रेमेडी काम आती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों। ब्रोंकाइटिस के लिए भी रेमेडी काम आती है, और उसके साथ साथ उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी होती है उस पेशेंट को, और उसकी सांस भी कैसी रहेगी, वीजी, यानी कि जब वो लंबी गहरी सांस भरेगा तो एक सीटी जैसी आवाज़ आएगी, खींचने जैसी, जैसे अंदर से सांस खींचना पड़ रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो ऐसी उसकी ब्रीदिंग रहेगी, और उसके साथ साथ एस्थमा और ब्रोंकाइटिस भी रह सकता है। फ्रेंड्स लास्ट लाइन में बात की गई है, इट मे ऑल्सो बी यूज फॉर हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन। तो जैसे कि मैंने आपको की यूजेस में बताया था, हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि अटेंशन डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि बच्चे चीज़ों पे अटेंशन नहीं दे पाते, जरा सी अटेंशन देंगे उसके बाद उनका ध्यान तुरंत भटक जाएगा, वो किसी और काम में लग जाएंगे, और बच्चा हमेशा बेचैन रहेगा, यानी कि वो एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकता है, वो आराम से बैठ के खाना भी नहीं खाएगा, वो इधर से उधर भटकता रहेगा और आपकी बात पे बिल्कुल भी गौर नहीं करेगा। तो इस प्रकार की हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है बच्चे के अंदर। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि इस पूरी रेमेडी का जो पूरा स्पेयर ऑफ एक्शन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है, बट इन्होंने कुछ बातें नहीं बताई हैं दोस्तों। इस रेमेडी में ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट अल्सर, उसके साथ साथ स्क्रोफुलस ग्लैंड और हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स अगर सूज जाएं तो भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है, बट इसमें आर्सल जैसे सिम्टम रहेंगे दोस्तों, और आइडियम जैसे सिम्टम भी रहेंगे। तो इन बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं इसकी मोडालिटीज़ की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, फॉर ओपन एयर आफ्टर ईटिंग। तो खुली हवा से पेशेंट को आराम मिलता है और खाने से पेशेंट को आराम मिलता है। जैसे कि हम आइडियम के केस में देखते हैं कि भूख पेशेंट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, खाएगा तभी उसके अंदर थोड़ा जान आ जाती है। और सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है फ्रेंड्स, फॉर ड्राई, विंडी, कोल्ड एंड फोगी वेदर, फॉर द हीट ऑफ द बेड, फॉर एक्सर्शन, फॉर टबैको स्मोक। तो तंबाकू की स्मोक से, बेड की हीट से, बहुत ज़्यादा ड्राई, विंडी या फिर कोल्ड या फिर फोगी वेदर है उससे, और एक्सर्शन से उसको एग्रावेशन होता है फ्रेंड्स। तो अगर आप इसकी मोडालिटीज़ को समझ लेंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी आर साइड के पेशेंट को समझने में। तो ये था दोस्तों आर साइड का एक ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी समझ आई होगी, बट अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को ज़रूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।